हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी डार्क सोल और आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ मेरी पहली बीवी का 11वां भाग। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम को माया जब कॉलेज से लौटकर घर आई तो माया को पता चला कि वरदान 3 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गया है किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। नीदू भी आज घर जल्दी आ गई हुई थी और सोफे पर बैठकर कुछ रिंग्स सेलेक्ट कर रही थी। अरे माया, ये तुम्हारी चिक्स पर निशान कैसे? ये क्या हुआ? वसुंधरा ने हैरानी से माया की चिक्स की तरफ देखते हुए कहा। किसी ने कुछ कहा है तुमसे या मारा? तुम बताओ मुझे, मैं अभी अरविंद को कॉल करती हूँ। नहीं मम्मा, रहने दे। ऐसे कैसे रहने दे माया? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सूर्यवंशियों की बहू पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, हाथ तो बहुत दूर की बात है। और अगर वरदान को पता चला तो वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम बताओ क्या हुआ है? नीदू माया को ही घूर रही थी। जब माया की नजर नीदू पर पड़ी तो नीदू ने अपनी नजरें यूं घुमा ली जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो कुछ जानती ही ना हो। अरे मम्मा, आप खामखा इतने चिंता कर रही हैं। भला किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कोई सूर्यवंशियों की बहू पर और वीराना की बीवी पर हाथ उठा सके। मुझे तो जिस भी इंसेक्ट ने काटा है, जरूर उसने मुझे मिस माया जसवर्धन ठाकुर समझ लिया होगा। और माया हंस दी। वैसे ये बात माया ने निधु को देखते हुए बड़े ही सलीके से कही थी। हो सकता है इंसेक्ट को मालूम ना हो कि अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे काटने की परमिशन उसके पास भी नहीं है। ये बात सुनकर वसुंधरा की भी हंसी छूट गई। हाँ, जरूर उस इंसेक्ट को पता नहीं होगा कि तू सूर्यवंशियों की बहू और वीराना की वाइफ है। हंसते हुए वसुंधरा की बात में शिष्टा, अंजलि और पंछी ने भी हामी मिला दी। अरे माया, तुमने डॉक्टर को दिखाया क्या? उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं मम्मा, बस इतना कहा कि लगता है काटने वाले ने बड़ी जोर से काटा है। माया की नजर अभी भी नीदू को ही घूर रही थी, मगर माया के होंठों पर फिर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। माया बेटा, मजाक नहीं, सच्ची बताओ, ज्यादा कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना? लो मम्मा, अब इसमें घबराने की क्या बात है? ऐसी छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में होती ही रहती हैं। अब उनसे डर कर हम मुंह तो नहीं छुपा सकते ना। अच्छा ठीक है, जा तू जाकर फ्रेश हो जा, फिर रेस्ट कर ले बेटा। वैसे मम्मा, आप क्या कर रहे थे? हम बेटा निधु और अर्श के लिए रिंग्स के डिज़ाइन पसंद कर रहे थे। वो 2 हफ्ते बाद हमने इनकी एंगेजमेंट तय कर दी है। दादी, मैंने रिंग डिज़ाइन फाइनल कर ली है, आप एक बार देख लेना। अरे वाह निधु, तुमने तो बताया नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो गई। मामा प्लीज़, नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी कुछ सिलेक्ट करें तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। आफ्टर ऑल मेरी बेस्टी की जो एंगेजमेंट है और सूर्यवंशियों की बहू होने के नाते इतना हक तो मेरा बनता ही है ना मम्मा। नीदू मन में सोच रही थी, यह लड़की क्या कर रही है? सुबह तो इसने इतनी बातें सुनाई और अब यहाँ सबके सामने क्या ड्रामा चल रहा है इसका। ऑफ कोर्स माया बेटा, ये कोई कहने की बात है? प्लीज दादी, कोई मेरी लाइफ में ना ही इंटरफेयर करे तो अच्छा रहेगा। और निधु एकदम से गुस्से में अपने रूम की तरफ निकल गई। निधु बात सुनो, ये क्या तरीका हुआ बेटा? रहने दे मम्मा, मैं समझ सकती हूँ। शायद अब हम में पहले जैसी दोस्ती नहीं है, इसीलिए वो। खैर छोड़िए, आप ये बताएं कि वरदान ने कल तो नहीं बताया कि उन्हें जाना है, वो भी आउट ऑफ कंट्री। अब क्या करें माया बेटा, इन बिजनेसमैन से शादी करने का नतीजा यही होता है। किसी परदेसियों से कम थोड़े होते हैं ये। दीदी क्यों सता रही हो बेचारी माया को? शिष्टा ने वसुंधरा की तरफ मुस्कुराकर देखा। माया, कभी कभी इमरजेंसी में मीटिंग के लिए जाना पड़ता है बेटा, और वरदान को तो तुम जानती ही हो, काम के मामले में जरा लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। ओके बड़ी माँ, अब मैं ऊपर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नीचे आकर आप सबकी हेल्प करवा दूंगी, ठीक है? अरे नहीं माया, तुम रेस्ट करो,
हमारे साथ तो साक्षी, आस्था और तमन्ना तो है ही। ओके मम्मा। माया सीढ़ियों से होते हुए अभी अपने रूम की तरफ मुड़ी ही थी कि निधु ने माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये नीचे क्या तमाशा लगाया था तुमने माया? आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम सबके सामने कि तुम बहुत महान हो? मैंने अभी तमाशा लगाया ही कहा है निधु। तमाशा तो सच में लग जाता अगर मैं नीचे अभी उस काटने वाले इंसेक्ट का नाम बता देती। हाँ तो बता देती, किसने रोका था तुम्हें? और क्या हो जाता अगर बता भी देती तो? तुम्हें क्या लगता है कि इस घर के लोग इस घर की बहू को घर की बेटी से ज्यादा प्रेफरेंस देते? यही तो अफसोस की बात है निधु। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी बात इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो तुम्हें प्रेफरेंस देते हैं, जबकि वो तुम्हारी बात इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। मगर प्यार में कोई इतना अंधा नहीं हो जाता कि सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाए। अपना लेक्चर बंद करो तुम। मुझे मत बताओ कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन नहीं। मुझे बताने की क्या जरूरत है नीतू? तुम खुद बहुत ज्यादा समझदार हो। मतलब क्या है तुम्हारा मिस मिडिल क्लास? कुछ नहीं मिस हाई फाई। साइड हटो, मुझे मेरे रूम में जाना है। वो क्या है ना, मुझे ज्यादा प्रेफरेंस लेने का शौक नहीं है, खासकर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये रूम तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे डैडा का है। तो जरा मेरे बाप का ना सही, मेरे पति का तो जरूर है। इसीलिए आइंदा से जरा तमीज से बात करना। हाँ, हटो यहाँ से। वो क्या है ना, मुझे मेरे और मेरे पति के रूम में जाना है। माया ने ये बात बहुत सख्त और तीखे लहजे में कही, जो नीदू को अंदर तक चीर गई। माया ने रूम में घुसते ही दरवाजा सीधे नीदू के मुंह पर बंद कर दिया और फिर खुद ही मन में सोचते हुए बोली, अगर मुझे पता होता ना नीदू कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तू मुझे इस तरह से तोड़ेगी, तो मैं कभी तुमसे इतना नहीं जुड़ती। तू क्यों रो रही है माया? तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? जब उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं सोचती, तो मैं क्यों सोचूं? मैंने कौन सा महानता का ठेका ले रखा है? नहीं माया, तुझे रोना नहीं है, बल्कि अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर फोकस करना है। अब बस इस लड़की के बारे में सोचकर और अपना दिमाग मत खराब कर। माया को आज वरदान की कमी खल रही थी। शायद इतने दिनों से वरदान के साथ रहते रहते उसे अब इस रूम में उसकी आदत हो गई थी। और एक ये बिना बताए बिजनेस टूर पर निकल गई। बताकर जाते तो क्या हो जाता, पर नहीं, दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरा ही जीना हराम करना है। काफी गुस्से में बड़बड़ाने और रोने के बाद माया सो गई। रोबिन डिनर के लिए माया को बुलाने भी आया, मगर माया ने दरवाजा ही नहीं खोला। शायद वो गहरी नींद में सो चुकी थी, इसीलिए वसुंधरा ने भी फिर माया को डिस्टर्ब नहीं किया। अगले दिन जब माया कॉलेज में पहुंची तो रायमा ने माया को क्लासेस अटेंड करके सीधा परफॉर्मेंस हॉल में आने को कहा। क्लासेस अटेंड करने के बाद माया जैसे ही परफॉर्मेंस हॉल में आई तो निधु वहां पर पहले से मौजूद थी। माया वो निधु ने भी इस परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लिया है। रायमा ने माया की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो अपना नाम वापस ले सकती हो, मैं तुम्हारा नाम कट कर दूंगी। क्यों? तुम मेरा नाम क्यों कट करोगी? मैंने तुमसे कहा कि मेरा नाम कट कर दो रायमा। और हाँ, ये कॉलेज भले मेरे बाप का ना हो, मगर मेरे हो चुके पति का जरूर है। माया ने ये बात इतने गुस्से से कही कि रायमा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो माया को आगे कुछ बोल पाती। इसीलिए आइंदा से मुझसे सोच समझकर बात करना रायमा। माया ने भले ही ये बात रायमा से कही, लेकिन उसकी नजर उसकी नीतू पर ही थी। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस के बाद जब माया हॉल से निकली तो अर्श ने माया को रोक लिया। रुको माया, मैंने सुना है तुम्हारे और निधु के बीच कल झगड़ा हुआ है। मैं जान सकता हूँ किस बात को लेकर तुम्हारे और निधु के बीच लड़ाई हुई है? वजह चाहे कोई भी हो, मगर लड़ाई की वजह तुम बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिस्टर अर्श सिंघानिया। और बेहतर रहेगा
कि तुम जाकर इसकी वजह निधु से पूछो, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आपसी फैमिली तौर के सदस्य पर हुई है और मैं तुम्हें अभी तक अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती। हाँ, निधु जरूर तुम्हें बता देगी, क्योंकि अब तुम लोग फैमिली जो बनने वाली है। माया ने ये बातें अर्श को इतनी सीधी और स्पष्ट लफ्जों में कही कि अर्श तो बस माया को देखता ही रह गया। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी एंगेजमेंट जो फिक्स हो गई है। ये क्या तरीका है माया बात करने का? मैं कितने आराम से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे गुस्से में सुनाई ही जा रही हो। माया ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, देखो अर्श, फिलहाल तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इससे भी जरूरी करने को मेरे पास बहुत से काम है। सो प्लीज। माया के वहां से जाते ही निधु ने अर्श के कंधे पर हाथ रखा। अब खुश अर्श एक बार बात करना चाहते थे ना माया से, देख लिया, ऐसी ही है वो, यही है उसका असली चेहरा। मैं खुद हैरान रह गई थी उसकी बातें सुनकर। उसने मुझे मजबूर कर दिया कल उस पर हाथ उठाने को। निधु, पर बात क्या हुई थी तुम्हारी? पता नहीं अर्श, हर वक्त वो मुझे अब यही बात कहती है कि जॉइंट विला अब मेरे डैडा का कम और उसके हस्बैंड का ज़्यादा है। मेरे सारे फैमिली रिलेशंस पर हक सा जताने लगी है वो, जैसे अब मेरा तो उस घर पर कोई हक ही ना बचा हो तुमसे एंगेजमेंट तय होने के बाद। जाने दो अर्श, अब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता माया से। अब वो मेरे बारे में जो चाहे सोचे, ये उसकी मर्जी है। अब हम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? जाने दो, लीव इट। शाम तक माया का गुस्सा शांत हो चुका था और वो फ्रेश होकर चेंज करने के लिए कबर्ड खोल के ड्रेस निकाल रही थी। माया ने इतनी जल्दबाजी में अपनी ड्रेस निकाली कि वरदान का नोवेल जो कबर्ड में पड़ा था वो माया के पैरों में आ गिरा। माया ने नोवेल को उठाकर वापस कबर्ड में रखा ही था कि माया को नोवेल में से तस्वीर का एक कोना दिख गया। माया ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर खुद को रोक ही नहीं पाई और नोवेल से वो तस्वीर निकाल ली। तस्वीर किसी काफी यंग और खूबसूरत लड़की की थी। माया ने जैसे ही तस्वीर को उल्टाकर देखा तो उस पर कुछ यूं लिखा था कि छुपाकर हर दर्द अपने सीने में हम आज भी तुझे याद करते हैं, कि जानते हैं कि तुम सिर्फ एक ख्वाब हो, मगर इस ख्वाब पर हम आज भी एतबार करते हैं। आई मिस यू न्यू। ये सब पढ़कर माया समझ तो गई थी कि ये तस्वीर जरूर निधु की मम्मा और वरदान की पहली बीवी निहारिका की ही है। माया ने तस्वीर नोवेल में वापस रखते हुए नोवेल को कबर्ड में रख दिया। नोवेल को कबर्ड में रखते समय माया की नज़र एक खूबसूरत से पेंडेंट पर चली गई, जिस पर वी बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया था। पेंडेंट बहुत ही सिंपल और सोबर सा था। आज माया के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, मगर माया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे बात करे। फिर बिना सोचे समझे माया ने सीधा वरदान को कॉल लगा दी। वरदान का फोन बिजी आ रहा था। तभी माया ने अचानक से एकदम से कॉल कट कर दी। अगर वरदान ने मुझसे पूछा कि मैंने उन्हें इतनी रात गए कॉल क्यों की थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और सच में मैंने वरदान को कॉल क्यों की है? मेरी परेशानी तो दूर होने से रही, उल्टा उन्हें और परेशान कर दूंगी। माया का फोन बजने लगा। माया ने देखा तो वरदान का ही फोन था। हाय, मैं की बोलूंगी, मैं क्यों फोन किया सी इन्हां नूं? बोल देवांगी कि गलती नाल लग गया सी। हेलो, माया ने फोन उठाते हुए जवाब दिया। सोई नहीं अब तक? पढ़ाई कर रही थी या नींद नहीं आ रही थी? मैं वो पढ़ाई कर रही थी। ठीक है, तुम पढ़ लो आराम से, कल बात करते हैं। नहीं वरदान, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब पढ़ाई हो गई है मेरी, अभी बस आज के ही नोट्स रेडी किए हैं। ठीक है। आप कब आ रहे हैं वैसे? मेरा मतलब था कि अभी कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाएं। क्या 3 से 4 दिन? मीटिंग है या जंग जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? काम कोई भी हो माया, वो किसी जंग से कम नहीं होता।
और यहाँ मेरा थोड़ा बिजनेस सेटल होना बाकी है। उसे करके एक बार में ही आऊँगा। वैसे कुछ पूछना था मुझे आपसे। हाँ माया, पूछ लेना, मगर अभी नहीं। मुझे एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करनी है। अभी तुम सो जाओ, बाद में बात करते हैं। फोन कट होते ही माया ने एक ठंडी सी सांस ली। चलो, कम से कम बात तो हुई। अब सो जा माया, कल से तुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। एक हफ्ते बाद डीयू में बहुत ही चहल पहल थी। आज एनुअल डे जो था, होती भी क्यों ना। सब कॉलेज पहुंच चुके थे। फंक्शन की पूरी तैयारी थी। अरविंद और वसुंधरा वहां के मैनेजमेंट थे, तो वो बिल्कुल फ्रंट सीट पर थी और सारा परिवार सेकंड रो में मौजूद था। कैप्टन निर्माण मेहरा भी बिल्कुल फ्रंट सीट पर मौजूद थे। मगर अभी भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि सब वरदान की वेट कर रहे थे, जो कि आज यहाँ बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट था। क्योंकि एनुअल डे की थीम थी इंडियन आर्मी एंड कारगिल वॉरियर्स। आज कॉलेज में बहुत सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को इनवाइट किया गया था और बहुत से ऑफिसर्स कॉलेज में मौजूद थे। मगर अरविंद और वसुंधरा को चिंता थी कि पता नहीं वरदान आज वक्त रहते पहुंच भी पाएगा या नहीं, क्योंकि वरदान तो अब तक अपने बिजनेस टूर से लौटा ही नहीं था। तभी सबको डीयू की प्लेग्राउंड से आवाज सुनाई दी। सब देखने बाहर गए तो देखा कि वरदान अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उतरा ही था। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए वरदान किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। कॉलेज की लड़कियां थी कि वरदान से अपनी नजर ही नहीं हटा रही थी। यार, ये बंदा कितना हॉट लग रहा है। रायमा की नजर वरदान पर थी और जुबान से ना जाने क्या क्या बोल रही थी वो। यार, ये कर्नल राणा है जो कारगिल वॉरियर है। यार, बचपन में तो जंग नहीं लड़ी थी ना इसने। माया ने रायमा के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, जरा तमीज से, आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। ओ यार, चीफ गेस्ट ही है, कौन सा तुम्हारा पति है जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। माया का दिल तो किया कि अभी बता दे, मगर उसने फिलहाल चुप रहना ही ठीक समझा। ठीक ही तो कह रही है रायमा, इसका मुंह बंद कर दूंगी, लेकिन बाकियों का क्या करूंगी। सोचना तो इन्हें चाहिए था कि थोड़ा ठीक ठाक बनकर आते। ये तो ऐसे आए हैं जैसे किसी जिगरी यार की शादी हो। माया ने फिर दोबारा खुद से ही मन में बड़बड़ाते हुए कहा, अरे माया, क्या कर रही है? लोगों का तो काम ही है बोलना। अब हम देखने वालों की आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना। और वैसे भी कितने दिनों बाद मिलेंगे हम आज भी तू गुस्सा करेगी क्या? ज्यादा मत सोच पागल लड़की, दिमाग फट जाएगा तेरा। लगता है किसी गहरी सोच में डूबी हो। कैप्टन मेहरा ने पीछे से आते हुए माया से कहा। हाँ सर, मेरा मतलब था कि नहीं सर, आप बताइए, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था कि 11 बजे फंक्शन स्टार्ट होना था और 10:58 हो गए हैं। कोई बात नहीं सर, अभी 2 मिनट बाकी हैं, बस 2 मिनट में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अरे माया, जल्दी चल, भूल गई एंकर तू ही है। स्टार्ट कर जाकर फंक्शन, हमारे चीफ गेस्ट पहुंच गए हैं। रायमा ने माया को स्टेज की तरफ धकेलते हुए कहा। माया ने फंक्शन को कुछ यूं स्टार्ट किया। ए मेरे देश के फौजी, तुझे मेरा सलाम है। तेरे होने से कई जिस्मों में जान है कि तू गुरूर है इस वतन का। ये वतन तेरा गरूर कहलाता है कि तू गरूर है इस वतन का। ये वतन तेरा गरूर कहलाता है। सुना है जहां तू हो वहां दुश्मन जाने से भी घबराता है, वहां दुश्मन जाने से भी घबराता है। माया की आवाज में इतनी कशिश थी कि सबकी नजरें माया पर ही ठहर गई। वरदान की नजर भी आज माया पर ही ठहरी हुई थी। ठहरती भी क्यों ना, आज माया लग भी तो बहुत प्यारी रही थी। माया ने आज अपने लंबे बाल खुले छोड़ रखे थे। नीली आंखों में काजल और होंठों पर लाइट शेड की न्यूड लिपस्टिक थी और स्काई ब्लू कलर की ड्रेस में तो वो बिल्कुल ही बटरफ्लाई लग रही थी। ऊपर से उसके गालों में पड़ते गड्ढों में शायद अभी तक कॉलेज के कई लड़के गिरकर घायल भी हो चुके थे। तो आज का हमारा ये एनुअल फंक्शन हमारी इंडियन आर्मी
और कारगिल वॉरियर्स को डेडिकेटेड है। और मैं माया डीयू की एक प्राइड स्टूडेंट होने के नाते आप सबका इस फंक्शन में स्वागत करती हूँ। हमें खुशी हुई कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हमारी आज की इस महफिल में चार चांद लगाए। अब मैं आज के परफॉर्मेंसेस के मेन जज यानी हमारे आज के चीफ गेस्ट कर्नल राणा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज की परफॉर्मेंसेस जरा ध्यान से देखें, क्योंकि आज उनको ही विनर्स चूज करने हैं। मींस 55% मार्क्स कर्नल राणा के हाथ में होंगे, 20% मार्क्स कैप्टन मेहरा के हाथ में, 20% मार्क्स मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी के हाथ में और 10% मार्क्स मिस्टर कबीर राठौर के हाथ में होंगे। तो आज की पहली परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहती हूँ 4th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट मिस निर्धारिता और उनके पार्टनर मिस्टर अर्श को। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ड्रॉ। निधु और अर्श ने स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट की। उनकी परफॉर्मेंस का सॉन्ग था कि जग्गा जित्तिया ते मिलन वधाइयां, जग्गा जित्तिया हा हा जित्तिया ते मिलन वधाइयां, के आया चल के सूरमा 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 के माने है जमिया एक सूरमा। निधु और अर्श दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत एनर्जेटिक थी। प्लीज क्लैप फॉर दिस परफॉर्मेंस, माया ने पीछे से क्लैप करते हुए कहा। धीरे धीरे सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई, बस अब आखिरी परफॉर्मेंस बाकी थी जो माया की थी, जिसे उसने कुछ यूं शुरू किया। अरे उनके फरेबी होने की हद मत पूछो जालिम, अरे उनके फरेबी होने की हद मत पूछो जालिम, कि घर में बीवी है मगर फिर भी महबूब वो सरहद को बताते हैं। मत पूछो इश्क का रंग कैसा होता है और वो हमें कैसे कैसे रंग लगाते हैं, वो हमें कैसे कैसे रंग लगाते हैं। जहां माया स्टेज पर खड़ी थी उसके आगे ही एक गुलाल की थाल रखी थी, जिसे पकड़कर माया ने हवा में यूं गोल घुमाया कि गुलाल का सारा रंग वरदान की गाल पर जा गिरा। परफॉर्मेंस खत्म होते ही रायमा ने स्टेज संभालते हुए कहा, वाओ क्या परफॉर्मेंस थी। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है माया, यहाँ तुमने सबका दिल जीत लिया। चलिए अब हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस विनर अनाउंस होंगे और इसके बाद ऑनरेबल पर्सनैलिटीज को मोमेंटो देकर ऑनर किया जाएगा। ब्रेक में समय मिलते ही निधु सीधा वरदान के पास आ गई। डैडा कैसे हो आप? यहाँ मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ बल्कि एक चीफ गेस्ट हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, मुझे तो बस इतना पता है कि आप मेरे सुपर डुपर डैडा हो। डैड आपको पता है मैंने और अर्श ने इस परफॉर्मेंस के लिए कितनी मेहनत की थी। डैड आपको पता है मेरा सपना था कि मैं भी एक दिन अर्श के साथ ऐसा ही कोई कंपटीशन जीतूं, और देखो वो दिन आ भी गया। लेकिन अभी तक तुम जीती नहीं हो निधु। नहीं जीती तो जीत जाऊंगी डैड, आफ्टर ऑल आप जो यहाँ हो तो फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। निधु ने ये बात बहुत ही चहकते हुए कही, जैसे उसे मालूम था कि उसे जो चाहिए वो उसने अपने डैड को बता दिया और उसे वो मिलेगा भी जरूर। पर ये गलत है निधु, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रहने दे डैड, आजकल वैसे भी आप मेरे लिए कुछ करते ही कहाँ हैं, और जिसके लिए आप करना चाहते हैं मैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। सब ठीक ही कहते हैं कि दूसरी बीवी आने के बाद पहली बीवी और उससे जुड़े किसी भी शख्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मैंने सोचा था कि आप तो मुझे मेरे प्यार से मिलवाओगे, मगर आपने तो मुझसे मेरे सबसे प्यारे डैडा ही छीन लिए। निधु ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुझे पता है कि मैं कभी अनफेयर नहीं करता किसी के साथ भी। डैड मैंने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी ही नहीं है। वैसे भी आज मुझे पता चल ही जाएगा अवार्ड अनाउंस होने के वक्त कि मेरे डैड अभी तक मेरे है भी या नहीं। इतनी बात कहकर निधु बैक स्टेज चली गई। डैम श्योर कि आज की विनर तुम ही हो माया। वैसे क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है तुमने। निर्माण ने बैक स्टेज पर आकर माया को अप्रिशिएट करते हुए कहा।
मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छी डांसर एंकर होने के साथ साथ एक्सप्रेशन क्वीन भी हो। वैसे बेस्ट ऑफ लक, मुझे पूरा यकीन है कि ट्रॉफी तुम ही जीतोगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर बेस्ट विशेस। रायमा और माया ने फिर एक बार स्टेज को संभालते हुए कहा, तो चलिए शुरू करते हैं फिर एक बार। आई होप कि जजेस ने अब तक विनर्स ढूंढ लिए होंगे। अब मैं कर्नल राणा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सारे जजेस से जजमेंट ले आएं और स्टेज पर आकर विनर्स अनाउंस करें। अपनी जगह से उठते हुए वरदान सबसे जजमेंट लेकर स्टेज पर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to congratulate those students who participated in today's function. वो कहते हैं, जंग में जीतना जितना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है लड़ना। जब तक आप जंग में लड़ोगे नहीं, तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। और पार्टिसिपेट करना भी एक जंग लड़ने जैसा होता है। इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो जीत नहीं पाएंगे, वो अपने मन में किसी तरह की कोई निराशा ना रखें, क्योंकि उन्होंने जंग लड़ी है। यू ऑल आर फाइटर्स एंड थैंक यू फॉर ऑल द एनर्जेटिक एंड लवली परफॉर्मेंसेस टुडे। तो आज के जो विनर हैं उनका नाम है। आगे क्या क्या नया मोड़ लेगी ये कहानी, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहे मेरी पहली बीवी के साथ और मुझे दें इजाजत, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को। तो जाने से पहले आप सबके लिए मेरा एक सवाल है, क्या लगता है वरदान किसे विनर चुनेगा और क्यों? अगर आपको मेरी पहली बीवी की ये कहानी पसंद आ रही है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।